हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे भाई एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। कौन से चैप्टर के? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के। ठीक है, जो हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, या जो हम बोल सकते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस गिवन है हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर के, वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट्स हमारा? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 to 10 चूजिंग द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो 1 to 10 तक के जो क्वेश्चंस है हमारे, उसमें हमें क्या करना है भाई? उसमें हमारे पास में एमसीक्यूज गिवन है, हमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बार डायग्राम इज अ, और 4 ऑप्शन है। कौन कौन से हैं वो? 1 डायमेंशनल डायग्राम, 2 डायमेंशनल डायग्राम विथ नो डायमेंशनल एंड नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, बार डायग्राम हमारा कौन सा डायमेंशनल डायग्राम होता है? 1 डायमेंशनल डायग्राम, राइट। जो हमारा बार डायग्राम होता है वो हमें एक डायमेंशन शो करता है ना। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे भाई कि जो हमारा जो बार डायग्राम है वो हमारा 1 डायमेंशनल डायग्राम है। दैट इज जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जो हमारा बार डायग्राम होता है स्टूडेंट्स, उसमें हम क्या देखते हैं भाई कि जो बार की हाइट होती है वो हमें किसी भी एक जो हमारा वेरिएबल है उसकी फ्रीक्वेंसी या उसका मैग्नीट्यूड बताती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन दैट इज हाइट से मतलब होता है। ओके, हाइट या लेंथ हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो सिर्फ हाइट से हमें उस पर्टिकुलर जो है हमारे कोई भी वेरिएबल का हम उसकी हाइट से मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक डायमेंशन के बेसिस पर हम किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, इसलिए जो हमारा बार डायग्राम होता है उसे हम क्या बोलते हैं कि वो होता है हमारा 1 डायमेंशनल डायग्राम्स। ठीक है, 2 डायमेंशनल डायग्राम कौन सा होता है स्टूडेंट्स? हमारा 2 डायमेंशनल डायग्राम हमारा हिस्टोग्राम होता है, राइट। हिस्टोग्राम में हमने देखा भाई कि आपको हाइट भी जो हाइट है वो हमें क्या बताएगी? किसी भी एक हमारे वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी बताएगी। ठीक है, और जो हमारी ब्रेथ है, राइट, जो ब्रेथ है वो क्या बताएगी? वो हमें बताएगी साइज ऑफ क्लास इंटरवल्स, राइट। तो मतलब इसकी हाइट और ब्रेथ दोनों चीज काम में आ रही है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? इसलिए हम इसे बोलेंगे कि हिस्टोग्राम जो होता है वो हमारा 2 डायमेंशनल डायग्राम होता है। ठीक है, देन डायग्राम विथ नो डायमेंशंस। तो स्टूडेंट्स, ऐसा डायग्राम हम लोगों ने स्टडी नहीं किया है। ओके, तो इसलिए वो तो हमारा आउट ऑफ द सिलेबस हो गया। ठीक है, एंड नन ऑफ द अबव तो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज हमारा जो बार डायग्राम है वो क्या है? 1 डायमेंशनल डायग्राम। ठीक है, फिर इसका सेकेंड देखते हैं स्टूडेंट्स, तो वो क्या है भाई? डेटा रिप्रेजेंटेड थ्रू अ हिस्टोग्राम कैन हेल्प इन फाइंडिंग ग्राफिकली द मीन, मोड, मीडियन और ऑल ऑफ द अबव। नाउ स्टूडेंट्स, वैसे तो हम लोगों ने ये चीजें अभी पढ़ी नहीं है। ओके, ये जो है हमारा मीन, मीडियन, मोड, दैट इज जो हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन आ गया है तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ एक थोड़ा ब्रीफ में कि भाई जो हमारा हिस्टोग्राम है वो हमें क्या, कौन से पर्टिकुलर जो है बोल सकते हैं हमारे एवरेज को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जो हमारा हिस्टोग्राम है, राइट, हिस्टोग्राम में हम क्या देखते हैं कि हमारे जो रेक्टेंगल्स होते हैं, है ना, हमारे जो रेक्टेंगल्स होते हैं उनकी हाइट जो होती है वो क्या बताती है? हमें फ्रीक्वेंसी बताती है। ठीक है, और जो मोड होता है स्टूडेंट्स, ओके, मोड हमें क्या बताता है? मोड हमें बताता है हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसी भी एक आइटम की। ठीक है, तो ये जो हिस्टोग्राम है इसमें हमें क्या पता चल रहा है? चलो हम इन्हें नेम दे देते हैं। ठीक है, A, B, C एंड D। ठीक है, ये जो हिस्टोग्राम है स्टूडेंट्स, इसमें से सबसे बड़ा वाला रेक्टेंगल कौन सा है? सबसे ज्यादा हाइट वाला रेक्टेंगल कौन सा है? विजुअली समझ में आ रहा है हमें? A है। ठीक है, तो ये जो A है ये क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा मोड। ठीक है,
जो हमारा ए है वो क्या होगा, हमारा मोड होगा। मोड जो होता है स्टूडेंट्स, मोड हमें बताता है भाई कि एक कोई भी नंबर आपकी पूरी जो इंफॉर्मेशन है या पूरा जो डेटा है उसमें कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम रिपीट होता है उसे हम मोड बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा हिस्टोग्राम है वो हमें हेल्प कर रहा है हमें मोड बताने में, राइट। फ्रीक्वेंसी वही होती है ना कि कितनी बार एक आइटम रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बोले तो भाई हमारा जो हिस्टोग्राम है उसने ग्राफिकली हमें हमारा मोड बता दिया, ठीक है। सॉरी, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, कि जो डेटा रिप्रेजेंट करते हैं हम हिस्टोग्राम के थ्रू, वो हमें किस चीज को मेजर करने में या फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, तो भाई वो होगा हमारा मोड, ठीक है। कि जो मोड होता है वो हम हिस्टोग्राम के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं या बता सकते हैं कि भाई आपका मोड क्या होगा, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स, आंसर हुआ इसका मोड। ओके, द हाइट ऑफ हिस्टोग्राम इंडिकेट्स द मॉडल क्लास, हेंस हेल्प्स इन फाइंडिंग मोड, ठीक है। ये मॉडल क्लास, ओके, जिस क्लास के करस्पॉन्डिंग या रेक्टेंगल है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मॉडल क्लास, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा भाई कि मोड क्या होता है, क्योंकि मोड बहुत इजी सी चीज है। जो भी एक नंबर है या जो भी एक वेरिएबल है वो सबसे ज्यादा बार जो भी रिपीट हो रहा है वो ही हमारा मोड होता है, ठीक है। तो वही चीज हमारा हिस्टोग्राम बहुत अच्छे से ग्राफिकली बता सकता है, ठीक है। मीन जो होता है स्टूडेंट्स, मीन को हम बोलते हैं भाई एवरेज, ठीक है। ये जो मीन है, मीन को हम एकदम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज का एवरेज बताना, ठीक है। तो मीन जो है वो हमें ग्राफिकली हिस्टोग्राम नहीं बताता, ठीक है। देन कम्स मीडियन। तो मीडियन भी स्टूडेंट्स हमारा हिस्टोग्राम हमें शो नहीं करेगा। मीडियन के लिए कुछ अलग बोल सकते हैं, हमारा और कोई से ग्राफ्स हैं जो कि मीडियन को शो करते हैं, वो भी अभी हम बस ये जो हम क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं ना उसमें हमें पता चल जाएगा भाई कौन सा ग्राफ है जो कि हमारे मीडियन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड ऑल ऑफ दी अबव हो नहीं सकता, बिकॉज मीन एंड मीडियन को हमारा हिस्टोग्राम शो नहीं करता है। हमारा जो हिस्टोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ मोड को शो करता है, ठीक है, या वो सिर्फ और सिर्फ मोड को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है आप लोगों को क्लियर होगा भाई कि कैसे हमारा जो हिस्टोग्राम है वो हमें किसी भी एक वेरिएबल का मोड बताता है, ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3. Ogives can be helpful in locating graphically the mode, mean, median, none of the above. ठीक है, अब क्या आ गया हमारे पास में कि भाई जो ओगाइव्स होते हैं आपके वो ग्राफिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्या वो मोड को कर सकते हैं, क्या वो मीन को कर सकते हैं, या वो मीडियन को कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है ना कि मोड को तो कौन रिप्रेजेंट करता है, हमारा हिस्टोग्राम, ठीक है। तो मोड को रिप्रेजेंट नहीं करते हमारे ओगाइव्स, ठीक है। देन ओगाइव्स कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स, तो ओगाइव्स को अगर मैं ग्राफिकली बताऊं तो ये पर्टिकुलर बनता है हमारा, राइट। ये हो गए हमारे लेस देन और ये हो गया हमारा मोर देन, ठीक है। ये क्या है भाई हमारे, ये है हमारे ओगाइव्स, ठीक। तो हमारा जो ओगाइव है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है हमें ये बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा मीडियन होता है, ओके, जो हमारा मीडियन होता है वो एक क्या बोल सकते हैं हम कि भाई मिडिल वाली वैल्यू, ठीक है। किसी भी एक जो आपका डेटा है उसका जो मिडिल वाली वैल्यू है उसे हम मीडियन बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारे ओगाइव्स होते हैं वो हमें मीडियन शो करते हैं, ठीक है। ग्राफिकली हमारे मीडियन को बताते हैं कि मीडियन आपका क्या होगा। ये दोनों ने जहां पे इंटरसेक्ट किया है ना, ये जो पॉइंट है, राइट, ये जो है ये बनेगा आपका मीडियन, ओके। तो हमारे जो ओगाइव्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं मीडियन को फाइंड आउट करने में, ओके। जो मीन है स्टूडेंट्स, ओके, ये जो मीन है ना, मीन को कोई भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मीन का जो फॉर्मूला है वो होता है भाई सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, मतलब जो एक्चुअल में जो एवरेज हम बोलते हैं ना वही हमारा क्या होता है मीन। तो मीन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, ओके। लेकिन मीडियन को कौन कर दिया भाई, मीडियन को कौन कर रहा है रिप्रेजेंट, हमारे ओगाइव्स, ठीक है। ये जो हमारा लेस देन और मोर देन ओगाइव जिस प्लेस पर आकर मीट हो जाते हैं उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं कि ये है भाई मीडियन,
ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, मीडियन होगा, ठीक है। तो इसका जो फोर्थ वाला है वो भी कैंसिल हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, बिकॉज मीडियन इसका आंसर निकल चुका है, ठीक है। तो आंसर क्या आया इसका, मीडियन। ग्राफिकली मीडियन कैन बी डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लेस देन ओगाइव एंड मोर देन ओगाइव, ठीक है। लेस देन ओगाइव और मोर देन ओगाइव जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे हम बोल सकते हैं कि ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा मीडियन, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा स्टूडेंट्स ये अच्छे से कि भाई मीडियन क्या होता है, ठीक है। मतलब ओगाइव्स के थ्रू हम मीडियन को डिटरमाइन करते हैं, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी मीडियन को तो हम पढ़ेंगे भाई डिटेल में हमारे नेक्स्ट वाले चैप्टर में, तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, ठीक है। देन कम्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वो हमें क्या पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 4, डेटा रिप्रेजेंटेड थ्रू अर्थमेटिक लाइन ग्राफ हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग। जो हमारा डेटा है ओके, किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया गया, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया, वो हेल्प करता है हमें समझने में। क्या समझने में, हमारे पास में 4 ऑप्शंस है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, साइक्लिसिटी इन डेटा, सीजनैलिटी इन डेटा एंड ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो जो हमारे अर्थमेटिक लाइन ग्राफ होते हैं स्टूडेंट्स, वो इनमें से किस चीज को हमें डिटरमाइन करते हैं या इनमें से किस चीज को हमें समझने में हेल्प करते हैं। तो हम बोल सकते हैं भाई कि हमारे जो अर्थमेटिक लाइन ग्राफ होते हैं वो हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताते हैं, ठीक है। कि भाई देखो आपकी जो हिस्ट्री से चलती हुई और अभी तक की क्या आपकी एक किसी भी चीज का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अर्थमेटिक लाइन ग्राफ को हम हिस्टोरीग्राम भी कहते हैं, राइट, उनका ये पर्टिकुलर नेम भी होता है। तो हमारे जो अर्थमेटिक लाइन ग्राफ होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमें हेल्प करते हैं एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड को समझने में, ठीक है। वो हमें पीछे से लेकर आगे तक की पूरी जितनी भी आपकी फ्लक्चुएशंस है किसी भी डेटा में या जो भी चेंजेस आते हैं आपके डेटा में, वो समझने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसका सेकेंड आंसर क्या है स्टूडेंट, साइक्लिसिटी इन डेटा। आपकी डेटा में कितनी साइक्लिसिटी, आपका डेटा कितना अप डाउन हो रहा है। तो ये चीज हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि लाइन ग्राफ हमें हेल्प करते हैं। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स जो हमारा हम बोलें कि भाई हमारे जो अर्थमेटिक लाइन ग्राफ हैं वो यूजुअली किस चीज के लिए हेल्प करते हैं, हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड को समझने में, ठीक है। क्योंकि वो हमें पूरा हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट तक बता रहे हैं कि भाई आपके क्या क्या जो है पर्टिकुलर आपका क्या ट्रेंड चलता आ रहा है और अब क्या चल रहा है, ठीक है। ये नहीं बता रहा कि भाई आपका पहले ऊपर गया फिर नीचे आया ग्राफ, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, ये कोई साइक्लिसिटी नहीं बताता है हमारा लाइन ग्राफ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट वन, दैट इज लॉन्ग टर्म ट्रेंड, ठीक है। एज द वेरिएबल आर रिकॉर्डेड विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम ऑफ इट्स ऑक्यूरेंस, ठीक है। वो टाइम उसके ऑक्यूरेंस के टाइम से आ रहा है ना, इसीलिए तो वो हमें पूरा हिस्ट्री से लेके अभी तक बता रहा है, ठीक है। बाकी साइक्लिसिटी तो हमें कोई भी बता देगा ना, राइट। लेकिन जो हमारा अर्थमेटिक लाइन ग्राफ है वो हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड समझने में हेल्प करता है, ठीक है। Then width of the bars in the bar diagram need not be equal, true or false, ठीक है। अब हमारे पास में true false वाला क्वेश्चन आ गया है। क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, width of the bars in the bar diagram need not be equal। ये बोला जा रहा है हमें कि भाई आपका जो बार डायग्राम है उसकी जो बार्स होने वाली है उसकी widths इक्वल होना बहुत जरूरी नहीं है, ट्रू और फॉल्स। तो क्या आपने कोई ऐसा बार डायग्राम देखा है स्टूडेंट्स कि भाई अनइक्वल विड्थ्स का, राइट, देखा है क्या, नहीं देखा ना। हमने जब बार डायग्राम पढ़ा था स्टूडेंट्स, तब हमने क्या पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि आपके जो बार होने चाहिए वो एकदम उनका जो साइज है, उनकी जो विड्थ है वो एकदम इक्वल होनी चाहिए और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कैसा आना चाहिए, वो भी इक्वल आना चाहिए, राइट। मतलब ये भी इक्वल रखो और ये भी इक्वल रखो, है ना। तो ये इक्वल रखने हैं हमें, है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई जो आपके बार्स हैं एक बार डायग्राम के, उनकी विड्थ इक्वल ना हो, ठीक है। ना हो ये जरूरी नहीं है, मतलब नहीं होगी तो भी चलेगा, नीड नॉट बी इक्वल, जरूरी नहीं है कि इसको इक्वल रखना है, ये
बिना इक्वल के भी चलेगी। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो सिंपल सी बात है कि ये फॉल्स है, बिकॉज हमें पता है कि एक बार डायग्राम के जो बार्स होते हैं वो बार्स इक्वल वृत्त के होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा भाई फॉल्स, ठीक है। एज ऑल बार्स इन अ बार डायग्राम नीड टू बी ऑफ इक्वल वृत्त, ठीक है। क्यों फॉल्स है भाई? क्योंकि जो हमारे बार्स हैं बार डायग्राम के, उनकी जो वृत्त है वो इक्वल ही होनी चाहिए, ठीक है। देन जो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है भाई? वृत्त ऑफ द रेक्टेंगल्स इन द हिस्टोग्राम शुड एसेंशियली बी इक्वल। क्या है कि जो हमारे रेक्टेंगल्स हैं, हिस्टोग्राम के जो रेक्टेंगल्स हैं, उनकी वृत्त हमेशा इक्वल ही होनी चाहिए। तो क्या ये चीज ट्रू है या फॉल्स है स्टूडेंट्स? तो ये चीज फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? बिकॉज हमने देखा था कि हमारे पास में एक सिचुएशन आती है अनइक्वल क्लास इंटरवल्स वाली, राइट। जब हमारे क्लास इंटरवल्स अनइक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम हमारी जो फ्रीक्वेंसीज होती है उन्हें एडजस्ट करते हैं, राइट। हम हमारी फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करते हैं। हम ये नहीं करते भाई कि आपकी जो क्लास है उसे एडजस्ट करना है, नहीं, क्लास एज इट इज सेम रहेगी, सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो ये हमारी क्लासेस हैं भाई 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40 एंड 40 to 70, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो हमारी क्लासेस हैं, तो जब हम इस पर्टिकुलर क्लास के अकॉर्डिंग हमारा एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा आएगा भाई? वो इस पर्टिकुलर में आएगा। ये 0 to 10 आ गया, ठीक है। रुको, 0 to 10 है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एकदम हमारे एक्सिस से, ये यहाँ पे 0 है तो ये आया हमारा 0 to 10, फिर 10 to 20 भी सेम साइज का होगा, ठीक है। फिर 20 to 40, मान लीजिए ये हमारा 20 to 40, ठीक है। फिर 40 to 70, ये क्या आया? 40 to 70। तो देखो रेक्टेंगल्स की वृत्त चेंज हुई, तो जो हमारे रेक्टेंगल्स की विड्थ होती है हिस्टोग्राम में वो डिपेंड करती है हमारे क्लास इंटरवल्स पे, ठीक है। अगर क्लास इंटरवल्स अनइक्वल हैं तो इनकी जो विड्थ है वो भी अनइक्वल होगी, ठीक है। इसलिए ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये क्या हो गई स्टूडेंट्स? ये हो गई फॉल्स, ठीक है, क्योंकि हमने हमारे हिस्टोग्राम में ये एक पर्टिकुलर चीज पढ़ी थी अनइक्वल क्लास इंटरवल्स वाली, है ना। इसमें हमने क्या किया था? इसमें हमने सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट किया था, हमारी क्लासेस को एडजस्ट नहीं किया था, ठीक। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर होगा हमारा फॉल्स, ठीक है। और फॉल्स के साथ में आपको सिर्फ फॉल्स नहीं लिखना है, फॉल्स के साथ में आपको क्या करना है? फॉल्स के साथ में आपको उसका रीजन भी डिफाइन करना है, ठीक है। तो क्या है भाई? फॉल्स एज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल्स इन अ हिस्टोग्राम मे और मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। क्यों हम फॉल्स बोल रहे हैं? क्योंकि जो हमारे रेक्टेंगल्स की विड्थ होती है एक हिस्टोग्राम की, वो हो भी सकती है इक्वल और नहीं भी हो सकती है इक्वल, ठीक है। The width of the rectangle depends on the width of its corresponding class interval, ठीक है। जो एक रेक्टेंगल की विड्थ होती है वो किस पर डिपेंडेंट होती है स्टूडेंट्स? वो डिपेंडेंट होती है उसकी करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल की विड्थ पर, ठीक है। जो भी एक क्लास इंटरवल होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसका रेक्टेंगल बनने वाला है, मतलब कि उसका हिस्टोग्राम फॉर्म होने वाला है, ओके। देन जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो क्या है भाई? हिस्टोग्राम कैन ओनली बी फॉर्म्ड विथ कंटिन्यूअस क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा। क्या बोला जा रहा है हमें? कि हिस्टोग्राम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के थ्रू ही फॉर्म हो सकता है। मतलब कि हिस्टोग्राम के लिए हमें कंटिन्यूअस सीरीज का होना बहुत जरूरी है। अगर कंटिन्यूअस सीरीज नहीं होगी तो हमारा हिस्टोग्राम फॉर्म नहीं हो सकता। तो क्या ये चीज सही है स्टूडेंट्स? सो यस, एब्सोल्युटली ट्रू, राइट। जो हमारा हिस्टोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज के लिए फॉर्म होता है। अगर हमारे पास में डिस्क्रीट सीरीज गिवन हो तो हम हिस्टोग्राम फॉर्म नहीं कर सकते, राइट। एक सिचुएशन आती है मिड पॉइंट्स वाली,
है ना, कि मिड पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, मिड पॉइंट्स को हम पहले चेंज करते हैं हमारे क्लास इंटरवल्स में, राइट, उन्हें कन्वर्ट करते हैं हमारे मिड पॉइंट्स को क्लास इंटरवल्स में, ठीक है। और फिर उन क्लास इंटरवल्स के थ्रू हम एक हिस्टोग्राम का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। इसका मतलब कि जब हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है तो हम सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस सीरीज के थ्रू ही बना सकते हैं। इफ कंटिन्यूस सीरीज नहीं होगी तो हिस्टोग्राम फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, इसका आंसर आने वाला है ट्रू, ठीक है। क्या हुआ ये, ट्रू, और इसके साथ में इसका रीजन भी हमें देना पड़ेगा, ठीक है। इफ द गिवन डेटा इज नॉट कंटिन्यूस देन इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज बिफोर प्रेजेंटिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एक्सक्लूसिव सीरीज में। ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है, राइट। इंक्लूसिव सीरीज अगर गिवन हो तो हम इंक्लूसिव सीरीज को भी एज एन हिस्टोग्राम प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हिस्टोग्राम बनाना है तो कंटिन्यूस एक्सक्लूसिव सीरीज चाहिए हमें, ठीक है। अगर इंक्लूसिव सीरीज होंगी हमारे पास में तो हमारा हिस्टोग्राम जो है वो कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, राइट। इनके बीच में कुछ स्पेसेस रह जाएंगी, है ना। तो ये पर्टिकुलर क्या हो जाएगा भाई कि आपका हिस्टोग्राम गलत है, बिकॉज हिस्टोग्राम कभी भी ऐसा नहीं बनता। हिस्टोग्राम के लिए जो हमारे रेक्टेंगल्स होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं एक दूसरे के, ओके। वो एकदम क्या बोल सकते हैं हम कि एकदम वो पास में होते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, ठीक है। तो हिस्टोग्राम बनाना है अगर हमें तो हमारा हिस्टोग्राम ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये जो गैप है वो नहीं होना चाहिए उसमें, इसलिए जो हमारा इंक्लूसिव सीरीज है वो भी हम यूज नहीं कर सकते फॉर फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोग्राम, ठीक है। अगर हमारे पास में कोई डिस्क्रीट सीरीज गिवन है या मिड पॉइंट्स गिवन है या इंक्लूसिव सीरीज गिवन है तो हमारा पहला काम है कि उन्हें आप कन्वर्ट करो किसमें, उन्हें आप कन्वर्ट करो एक्सक्लूसिव सीरीज में, ठीक है। जब वो एक्सक्लूसिव सीरीज के फॉर्म में आ जाएंगी तो हम उसे प्लॉट कर सकते हैं हमारे हिस्टोग्राम पर, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए हैं, ठीक है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमें क्या बोल रहा है कि हिस्टोग्राम एंड कॉलम डायग्राम आर दी सेम मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई कि हिस्टोग्राम और जो कॉलम डायग्राम्स हैं वो दोनों सेम मेथड हैं एक डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स कॉलम डायग्राम्स क्या होते हैं, आई होप कि आप लोगों को याद है और होना ही चाहिए कि भाई कॉलम डायग्राम्स क्या होता है। तो कॉलम डायग्राम्स को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स बार डायग्राम्स, ठीक है। जो बार डायग्राम है वही कॉलम डायग्राम है। तो हिस्टोग्राम और बार डायग्राम एक ही चीज होते हैं क्या किसी भी डेटा को प्रेजेंट करने के लिए? तो ये चीज बिल्कुल गलत है, वो दोनों एक चीज नहीं होते, उनके बीच में डिफरेंसेस हैं, राइट। जो हमारा बार डायग्राम है स्टूडेंट्स, ओके, वो कैसा है भाई, वो 1 डायमेंशनल डायग्राम है, राइट। और जो हमारा हिस्टोग्राम है वो 2 डायमेंशनल डायग्राम है, ठीक है। जो हमारे बार डायग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ हाइट या लेंथ को मेजर करते हैं या सिर्फ उसकी हाइट या लेंथ से किसी भी एक चीज का मैग्नीट्यूड को बताते हैं, ठीक है, किसी भी वेरिएबल के। ये क्या है हमारे बार डायग्राम्स है। और जो हमारे हिस्टोग्राम्स है वो कैसे होते हैं, 2 डायमेंशनल डायग्राम्स होते हैं। वो हमें हाइट से फ्रीक्वेंसी डिफाइन करवाते हैं और विड्थ से क्या डिफाइन करवाते हैं, विड्थ से हमारी जो क्लास का साइज है वो डिफाइन करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे बार डायग्राम्स होते हैं स्टूडेंट्स वो डिस्क्रीट सीरीज के लिए फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज नहीं होती, यहाँ पर क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है। और जो हिस्टोग्राम होता है उसमें हम देखते हैं भाई कि कंटिन्यूस सीरीज होती है। हिस्टोग्राम में बार डायग्राम, हिस्टोग्राम में डिस्क्रीट सीरीज नहीं हो सकती है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि भाई हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ओके। बस तो ये इसी पर्टिकुलर डिफरेंस के थ्रू हम जो है हमारा आंसर करने वाले हैं, ठीक है। हमसे क्या बोला गया है, हमसे क्या पूछा गया है कि हिस्टोग्राम और कॉलम डायग्राम्स सेम मेथड है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, कि ये दोनों सेम मेथड नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, हिस्टोग्राम इज अ 2 डायमेंशनल डायग्राम प्रिपेयर्ड फॉर द कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, जो हमारा हिस्टोग्राम है वो कैसा है स्टूडेंट्स, वो 2 डायमेंशनल डायग्राम है जो कि प्रिपेयर किया गया है कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। ठीक है, वेयर एज कॉलम डायग्राम दैट इज बार डायग्राम इज अ 1 डायमेंशनल डायग्राम प्रिपेयर्ड फॉर डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, जो हमारा बार डायग्राम है वो 1 डायमेंशनल डायग्राम है जो कि प्रिपेयर किया गया है डिस्क्रीट सीरीज के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है भाई कॉलम डायग्राम और हिस्टोग्राम में। ओके, हिस्टोग्राम और कॉलम डायग्राम वन एंड दी सेम थिंग नहीं होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9th, mode of a frequency distribution can be known graphically with the help of histogram, true or false। देखो ये क्वेश्चन अभी हमने किया था ना, क्या पूछ रहे हैं हमसे कि भाई जो मोड होता है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ग्राफिकली किसके थ्रू पता चल सकता है, हमें हिस्टोग्राम के थ्रू पता चल सकता है। क्या ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टूडेंट्स ये चीज़ अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन में पढ़ी थी, राइट, कि जो हमारा हिस्टोग्राम होता है वो ग्राफिकली किस चीज़ को हमें रिप्रेजेंट करता है या किस चीज़ को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, तो वो होता है भाई मोड, राइट। ये जो पर्टिकुलर हमारा हिस्टोग्राम फॉर्म होता है, इसमें जो भी हमारा सबसे बड़ा वाला रेक्टेंगल होता है, राइट, वो हमें उसका वो एक मॉडल क्लास को रिप्रेजेंट करता है और वो बताता है हमें मोड, राइट। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या होगी, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू होगी, राइट। बिना किसी कंफ्यूजन के हम बोल सकते हैं भाई कि ये जो आप पूछ रहे हो या आप जो बोल रहे हो, राइट, वो एकदम सही है कि जो हिस्टोग्राम है वो मोड को रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ट्रू। Graphically mode can be determined by presenting the data in the form of histogram। ठीक है, जो ग्राफिकली हम बोले तो जो मोड है वो कौन डिटरमाइन कर सकता है भाई, या किसके थ्रू डिटरमाइन हो सकता है, तो वो है हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, द हाईएस्ट हिस्टोग्राम इंडिकेट्स मॉडल क्लास। ओके, जो भी हमारा हाईएस्ट हिस्टोग्राम होता है वो हमें एक मॉडल क्लास बताएगा हमारी। ठीक है, ये हमारे हिस्टोग्राम्स हैं, तो इसमें जो हमारा हाईएस्ट हिस्टोग्राम होगा वो हमें मॉडल क्लास बताएगा। ओके, ये वाला पर्टिकुलर हमारा हाईएस्ट है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी क्लासेस हैं, ठीक है, वो क्या बन जाएगी, वो मॉडल क्लास बन जाएगी। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि ये पर्टिकुलर क्लियर है आप लोगों की भाई जो हमारा मोड है वो हमें कौन बताएगा, वो हिस्टोग्राम बताएगा। ठीक है, बाकी हम मोड को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वाले चैप्टर में। सिर्फ मोड ये नहीं हो गया कि भाई हिस्टोग्राम जो है वो मोड को शो कर रहा है तो मोड कंप्लीट हो गया, बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बोल सकते हैं कि भाई एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी कि हमने हिस्टोग्राम पढ़ा था, तो अब हमसे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं कि भाई हिस्टोग्राम जो है वो किस चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आई होप कि ये अभी तक के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर होंगे। ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है भाई, मीडियन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी नोन फ्रॉम दी ओगाइव्स। क्या बोल रहे हैं हमें कि जो मीडियन होता है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो डिटरमाइन नहीं किया जा सकता विद द हेल्प ऑफ ओगाइव्स। ठीक है, ये जो कैन नॉट आता है ना, इसे ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है। सॉरी, यूजुअली क्या होता है कि हम जो ये कैन नॉट बी और ये जो मतलब जो नॉट वाली जो चीजें होते हैं ना, वो हम पढ़ना भूल जाते हैं। इतनी स्पीड में क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमें लगता है कि भाई ये तो कुछ था ही नहीं, राइट। वो जो मना करने वाली चीज थी उसे हम क्या समझ के बैठते हैं कि ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसा होता है, राइट। तो ये चीज हमें बहुत क्लियरली पढ़ना पड़ेगा। ओके, जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत क्लियरली पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो मीडियन होता है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हमारे जो ओगाइव्स होते हैं वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी हम
पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, राइट। हमने क्या देखा था भाई कि जो हमारे ओगाइव्स होते हैं, राइट, वो क्या किस चीज को ग्राफिकली डिटरमाइन करते हैं, कौन से पर्टिकुलर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिटरमाइन करते हैं, तो वो है हमारे मीडियन को, राइट। जो हमारे ओगाइव्स होते हैं वो मीडियन को डिटरमाइन करते हैं, है ना। एक पर्टिकुलर प्लेस जहां पर हमारा लेस देन और मोर देन ओगाइव आकर इंटरसेक्ट कर लेता है, वो क्या हो जाती है, वो हो जाता है हमारा मीडियन, राइट। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, राइट, ये क्या बता रहा है भाई, ये हमारे मीडियन को डिफाइन कर रहा है, ओके। ये गया हमारा लेस देन ओगाइव, ये गया हमारा मोर देन ओगाइव, ठीक है। तो अब ये जो हमें स्टेटमेंट गिवन है वो इस चीज को डिनाई कर रहे हैं, राइट, कि आपके जो ओगाइव्स हैं वो मीडियन को डिटरमाइन नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीज क्या हुई, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या हुई, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट फॉल्स हुई, राइट। यहां पर ट्रू वाली तो कोई बात ही नहीं है, ये क्या हो गई भाई, ये फॉल्स है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स, फॉल्स। ग्राफिकली मीडियन कैन बी डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लेस देन एंड मोर देन ओगाइव, ठीक है। क्या आ रहा है भाई हमारे आंसर में, कैन बी डिटरमाइन, ठीक है, डिटरमाइन कर सकते हैं हम ओगाइव्स के थ्रू हमारे मीडियन को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। उसमें से मीन को हम ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। मीडियन को किसके थ्रू करते हैं, मीडियन को हम करते हैं हमारे ओगाइव्स के थ्रू, ठीक है। और मोड को हम किसके थ्रू करते हैं, मोड को हम हिस्टोग्राम्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। ये चीजें याद रखिएगा, इन फ्यूचर अभी और वो काम आएगी, हम पढ़ेंगे, उस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन जब इन चीजों को हमने कवर कर लिया है तो वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई जहां पर हमारा लेस देन और मोर देन ओगाइव इंटरसेक्ट करेगा उस प्लेस पर हमारा मीडियन डिटरमाइन होगा, ठीक है। और हमारा हिस्टोग्राम जो है, जो हाईएस्ट हिस्टोग्राम होगा वो डिटरमाइन करेगा हमारी मॉडल क्लास को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये यहां तक के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, एमसीक्यूज एंड ट्रू एंड फॉल्स वाले, ठीक है। हमें क्या 1 to 10 तक जो क्वेश्चंस थे उसी में ही हमें चूज करना था। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो क्या आएंगे भाई, वो आएंगे कुछ हमारे रिटर्न फॉर्म में, है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स, वो क्या है भाई, अब हम वो देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमें बोल रहा है, what kind of diagrams are more effective in representing the following, ठीक है। किस काइंड का डायग्राम सबसे ज्यादा सुटेबल है इन तीनों को शो करने, ना क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। What kind of diagrams are more effective in representing the following, ठीक है। हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स कि कौन सा काइंड ऑफ डायग्राम सबसे बेस्ट होगा या सुटेबल होगा हमारे इन पर्टिकुलर बोल सकते हैं हमारे सब डिविजन्स के लिए, ठीक है। क्या बोला गया है, डायग्राम बोला गया है। तो स्टूडेंट्स डायग्राम कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो डायग्राम होते हैं भाई बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स, ठीक है। ये 2 काइंड ऑफ डायग्राम्स हमने पढ़े हैं, ओके। बार डायग्राम के भी हमने बोल सकते हैं हमने टाइप्स पढ़े या सब डिविजन्स पढ़े, क्या क्या थे वो, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, ब्रोकन स्केल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, राइट। ये सारे क्या हैं भाई, ये सारे थे हमारे टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, ठीक है। और एक था हमारा क्या, पाई डायग्राम, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया है व्हाट काइंड ऑफ डायग्राम्स, ठीक है। तो डायग्राम में क्या आएगा, हमारे सारे काइंड ऑफ बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम, ठीक है। जो हमारे दूसरे हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि जो हमारा हिस्टोग्राम है, जो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, ओगाइव्स हैं, ये सारे हमारे डायग्राम्स नहीं हैं, ये क्या है, ये हमारे ग्राफ्स हैं, ठीक है। तो ग्राफ और डायग्राम अलग अलग चीजें होती है। आपसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला है कि आपको क्या बताना है, आपको डायग्राम बताना है, ठीक है। तो आपको डायग्राम ही बताना है, आप इन दोनों में से कोई भी डायग्राम बताओगे जो बेस्ट सूटेबल है, ठीक है। आप ग्राफ पर नहीं जाओगे, ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स कि कब आप ग्राफ बता रहे हो कब आप डायग्राम बता रहे हो, ठीक है। अभी आपसे डायग्राम पूछा गया तो आप डायग्राम ही बताओगे, यहाँ पर आप ग्राफ्स नहीं बताओगे, ठीक है। तो क्या है भाई हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन,
मंथली रेनफॉल इन अ ईयर। ओके, एक ईयर की मंथली रेनफॉल को हमें शो करना है, ठीक है। मतलब कि फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर जो सारे हमारे 12 मंथ्स हैं उनकी जो रेनफॉल है, ठीक है, वो हमें डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट सूटेबल डायग्राम कौन सा होने वाला है, तो चलिए देखते हैं कौन सा होगा वो, ठीक है। सो द मंथली रेनफॉल इन अ ईयर कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ बार डायग्राम as only one variable, that is monthly rainfall, is to be compared visually, ठीक है। हम किस चीज का यूज करेंगे स्टूडेंट्स, हम करेंगे भाई हमारे बार डायग्राम का यूज मंथली रेनफॉल शो करने के लिए, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, हम एक डायग्राम बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, उसे हम जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पर हम पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त टिल दिसंबर पूरा हम जो है हमारा बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे एंड देन हम डिफरेंट बार्स ड्रॉ कर देंगे सबके अकॉर्डिंग कि भाई कितनी रेनफॉल हुई थी, ठीक है। तो ये विजुअली हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे और कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं इजीली कि भाई कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा रेनफॉल हुई, कौन से मंथ में सबसे कम हुई, ठीक है। कहाँ पर रेनफॉल ठीक ठाक थी, कहाँ पर कौन से मंथ में काफ़ी कम थी और कौन से मंथ में ज़्यादा थी, ये सारी चीज़ें हम एक बार डायग्राम के थ्रू इजीली देख सकते हैं और कंक्लूजन्स पर आ सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है दैट इज मंथली रेनफॉल इन अ ईयर, तो मंथली रेनफॉल इन अ ईयर का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, उसका आंसर हो जाएगा भाई कि आप बार डायग्राम का यूज करोगे, ठीक है। फिर जो सेकेंड वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है, सेकेंड क्या बोल रहा है हमें, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली बाय रिलीजन, ठीक है। जो पूरी दिल्ली है ओके, उसकी पॉपुलेशन का कंपोजिशन देखना, ठीक है, किसके बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर। मतलब कि पूरी पॉपुलेशन को रिलीजन के बेसिस पर पहले डिवाइड करो और फिर वो जो पर्टिकुलर रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग बताओ कि भाई कौन सी जो हमारी कौन सा रिलीजन सबसे ज़्यादा है या सबसे कम है, या एक पर्टिकुलर रिलीजन के कितने लोग रह रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या कौन सा पर्टिकुलर डायग्राम ज़्यादा अच्छे से हमें एक्सप्लेन करेगा, तो स्टूडेंट्स जो हमारा सिंपल बार डायग्राम है, राइट, यहाँ पर भी सिंपल बार डायग्राम का ही यूज़ करेंगे हम। भाई हमने एक हमारा बार डायग्राम ड्रॉ किया, हमने लिख दिया भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड ईसाई, ओके। तो ये पर्टिकुलर क्या आ गया हमारे, ये पर्टिकुलर हमने हमारा जो रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया भाई, हमने हमारे 4 बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशंस बना दी, ठीक है। फिर अब उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद में हमने हमारे जो बार हैं वो ड्रॉ कर दिए, ओके। तो एक सिंपल बार डायग्राम के थ्रू हम इस पर्टिकुलर जो हमारी सिचुएशन गिवन है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से क्लियरली और एकदम एक्यूरेटली। ये जो है हमारी जो डेटा है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम इसका आंसर क्या होने वाला है, कंपैरिजन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली बाय रिलीजन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंपल बार डायग्राम, ओके। किसके थ्रू कर देंगे स्टूडेंट, सिंपल बार डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर देंगे एक पॉपुलेशन के कंपोजिशन को, ठीक है। Plotting different religion on the x-axis and the number of people on the y-axis, one can easily compare the number of population religion wise, ठीक है। x-axis पर हमने क्या ले लिया, x-axis पर हमने जो different religion है वो plot कर दिया, ओके। and y-axis पर हमने क्या ले लिया भाई, y-axis पर हमने number of people ले लिए, ठीक है। और उसके बाद में जब हमने y एक्सिस पर नंबर ऑफ पीपल लिए, x एक्सिस पर हमारा लिया डिफरेंट रिलीजन, तो हमारा जो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी जो प्लॉटिंग है या हमारा जो बार डायग्राम आने वाला है वो बहुत ही क्लियर आएगा और उसमें हम क्या बोलेंगे कि भाई उसे हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कौन किस पर्टिकुलर रिलीजन के कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें कंपैरिजन में बहुत ईजी पड़ेगी और हम इजीली कंक्लूजन्स भी ड्रॉ कर सकते हैं सिंपल बार डायग्राम के थ्रू, ठीक है। फिर जो हमारा थर्ड वाला है वो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री के कॉस्ट का कंपोनेंट, ठीक है।
तो अब स्टूडेंट्स जो हमारी एक फैक्ट्री है उसकी एक टोटल कॉस्ट भी होगी, राइट। उस टोटल कॉस्ट के वेरियस डिविजन्स होंगे, है ना। अब जैसे कि देखो एक कॉस्ट है, ओके, एक टोटल कॉस्ट है, इसके डिविजन्स है भाई, रॉ मटेरियल्स, ठीक है, मशीनरीज, फिर बोल सकते हैं हम मैन पावर, ठीक है, ये सब कुछ एमएम से हो गया है, बट आई गेस आप लोग समझ जाओगे, मैं साथ में उतना बोल भी रही हूँ, राइट। मैन पावर हो गया, ओके, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, देन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये बहुत सारी चीजें हो गई, राइट। तो अब एक कॉस्ट के हम बोल सकते हैं भाई कि एक जो पूरा कॉस्ट है वो वेरियस हमारे आइटम्स में डिवाइडेड है ना। तो अब जब इस पर्टिकुलर कॉस्ट को, ओके, या ये जो वेरियस हमारे आइटम्स हैं, इसे जब हमें रिप्रेजेंट करना है तो कौन सा बेस्ट पॉसिबल वे होगा? क्या हम कुछ ऐसा करने वाले हैं क्या कि भाई हमने क्या किया, हमने एक सब डिवाइडेड बार डायग्राम बना दिया, ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया, इसमें जो है डिफरेंट डिविजन्स हो गए। क्या ये पर्टिकुलर चीज सही रहेगी? तो स्टूडेंट्स ये नहीं रहेगी। क्यों? बिकॉज देखो ये सिर्फ एक डायग्राम है, ओके, सिर्फ एक बार है, एक बार के अलावा कोई भी दूसरा बार हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे, है ना। तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो पाएगा और ये सही डायग्राम नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, ये जो है हमारा ये पर्टिकुलर जो है कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट इन अ फैक्ट्री, ये बेस्ट पॉसिबल वे में कौन हमें रिप्रेजेंट कर पाएगा? एक पाई डायग्राम, ठीक है। ये जो पूरी पाई है हमारी, ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी कॉस्ट, ठीक है। और इसको जब हम डिवाइड कर देंगे डिफरेंट पार्ट्स में, तो ये जो एक एक पर्टिकुलर पार्ट है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट के कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर है कि कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट इन अ फैक्ट्री, ये बेस्ट पॉसिबल वे में कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? तो वो है भाई हमारा पाई डायग्राम, ठीक है। पाई डायग्राम के थ्रू हम इजीली जो है हमारे कंपोनेंट्स डिफरेंट कॉस्ट के वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर हम बोल रहे हैं कि हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। So to represent different components of cost in a factory, a pie chart is more effective, ठीक है। क्या है भाई? A pie chart is more effective, ठीक। The entire circle represents the total cost, जो पूरा सर्कल है वो हमें क्या बताएगा? टोटल कॉस्ट बताएगा। एंड वेरियस कंपोनेंट्स कॉस्ट आर शोन बाय डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है कॉस्ट के, वो एक जो डिफरेंट पोर्शन है सर्कल का वो शो कर रहा है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स की ये जो तीनों हमारे पॉइंट्स हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? हाउ डज द प्रोसीजर ऑफ ड्रॉइंग अ हिस्टोग्राम डिफर when class intervals are unequal in comparison to equal class intervals in a frequency table, ठीक है। जो क्वेश्चन है हमारा वो हमें क्या बोलना चाहता है कि भाई जब अनइक्वल क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं तो आपका जो हिस्टोग्राम बनाने की जो प्रोसीजर है वो कैसे डिफरेंट होती है जब आपके इक्वल क्लास इंटरवल होते हैं उससे, ओके। मतलब कि इक्वल क्लास इंटरवल्स एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस बताओ कि क्या डिफरेंस होता है दोनों की प्रोसीजर में, ओके, हिस्टोग्राम बनाने में। तो स्टूडेंट्स हमें पता है ना भाई कि जब हमारी क्लासेस अनइक्वल होती हैं तो हम क्या करते हैं? हम हमारी फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करते हैं, राइट। हम क्लासेस को एडजस्ट नहीं करते हैं, हम फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और जब हमारी क्लासेस इक्वल होती है तो बस जैसे हमें इंफॉर्मेशन दी हुई होती है हम उसे प्लॉट कर देते हैं हमारे ग्राफ पर, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। लेकिन अगर हमारी जो क्लासेस हैं वो अनइक्वल हैं तो हम क्या करेंगे? हम पहले हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उन्हें एडजस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहला काम क्या होगा भाई कि आपको फ्रीक्वेंसीज एडजस्ट करनी है। तो एडजस्ट कैसे करते हैं हमने देखा था भाई उसमें कुछ एडजस्टमेंट फैक्टर होता है, राइट। उसके थ्रू हमारी फ्रीक्वेंसीज एडजस्ट की जाती है और फिर वो एडजस्टेड जो फ्रीक्वेंसीज होती है उसे हम प्लॉट करते हैं अपने ग्राफ पर, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? व्हेन क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल देन फ्रीक्वेंसीज आर फर्स्ट एडजस्टेड बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द हिस्टोग्राम। ठीक है, एक हिस्टोग्राम को बनाने से पहले हम क्या करेंगे? हमारी फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट फैक्टर। ये जो है ये किसके थ्रू करते हैं? हम एडजस्टमेंट फैक्टर के थ्रू करते हैं। ठीक है, टेकिंग विड्थ ऑफ द लोएस्ट क्लास इंटरवल एज स्टैंडर्ड वन, ये चीज हमने पढ़ी है राइट, कि एडजस्टमेंट कैसे करना है, एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होने वाला है, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। ओके, जब हमने हिस्टोग्राम पढ़ा था, उसका अनइक्वल क्लास इंटरवल्स पढ़ा था, तो हमने एक एक चीज को अच्छे से पढ़ा था कि ये सब कुछ क्या होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे एडजस्टमेंट फैक्टर है, ओके, वो क्या होगा भाई? आपकी जो स्टार्टिंग वाली जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है वो हम स्टैंडर्ड मानते हैं राइट। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल है 0 to 10। ठीक है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड जो वृत्त होगी हमारी क्लास की वो क्या होगी? 10 होगी। क्यों? बिकॉज जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी वृत्त 10 है, तो जो फर्स्ट क्लास इंटरवल की वृत्त होती है उसे हम स्टैंडर्ड वृत्त मानते हैं। ठीक है, सो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट फैक्टर टेकिंग विड्थ ऑफ द लोएस्ट क्लास इंटरवल एज द स्टैंडर्ड वन। ठीक है, एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर एनी क्लास। ओके, अब एडजस्टमेंट फैक्टर किसी भी क्लास का हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? width of the class divided by width of the lowest class। ओके, जैसे कि ये इस पर्टिकुलर क्लास की अगर मुझे एडजस्टमेंट करनी है तो मैं कैसे करूंगी? इसकी width कितनी है स्टूडेंट्स? इसकी width है 20 राइट, और लोएस्ट क्लास की width कितनी है? 10। ठीक है, तो एडजस्टमेंट फैक्टर कितना निकला मेरा? 2। ठीक है, the frequencies of the classes with the lowest width are not changed and the frequencies of other classes are adjusted by dividing it with the adjustment factor। ठीक है, अब मान लो कि इस पर्टिकुलर की फ्रीक्वेंसी थी मेरी 10, तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इसे क्या करना है? इसे एडजस्ट करना है। ओके, ये एडजस्ट कैसे होगी भाई? आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसे आप डिवाइड कर दो आपके एडजस्टमेंट फैक्टर से। ठीक है, तो जब आप उसे डिवाइड करोगे आपके एडजस्टमेंट फैक्टर से तो आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। दैट इज एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आई हमारी? 5। ठीक है, तो अब जब आप हिस्टोग्राम पर प्लॉट करने वाले हो, ओके, तो 20 to 40 तक का जो क्लास इंटरवल है उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी 5। ठीक है, जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकली है वो आपको पुट करनी होगी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्या आया स्टूडेंट्स? ये पर्टिकुलर बता रहा है भाई कि जब अनइक्वल क्लास इंटरवल्स गिवन हो तो आपको कुछ ऐसे करना पड़ता है। ओके, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स और इक्वल क्लास इंटरवल्स में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, जब इक्वल क्लास इंटरवल्स रहते हैं तो ये कुछ भी प्रोसीजर नहीं होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम डायरेक्ट पुट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब अनइक्वल क्लास इंटरवल्स रहते हैं तो हमें जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती है वो एडजस्ट करनी होती है और फिर वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज को हम प्लॉट करते हैं। ठीक, नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? द इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन रिपोर्टेड दैट शुगर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ दिसंबर 2001 was 3,87,000 tons as against of 3,78,000 tons during the same fortnight last year 2000। ठीक है, अब जो हमारा इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन है स्टूडेंट्स, उन्होंने ये रिपोर्ट बताई है या उन्होंने ये हमें बताया है कि भाई जो शुगर प्रोडक्शन था कब? फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ दिसंबर 2001। ठीक है, जो 2001 दिसंबर की जो फर्स्ट फोर्टनाइट था तब हमारा शुगर प्रोडक्शन कितना था? तो अब हमारा शुगर प्रोडक्शन था 3,87,000 टन्स। ठीक है, किसके कंपैरिजन में वो बता रहा है भाई कि जो 2000 दिसंबर की फोर्टनाइट का जो शुगर का प्रोडक्शन था वो कितना था? 3,78,000 टन्स था। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें दी। ठीक है, द offtake of sugar from factories during the first fortnight of December 2001 was 2,83,000 tons
for internal consumption and 41,000 tons for exports as against 1,54,000 tons for internal consumption and nil for exports during the same fortnight last season. ठीक है, तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे दी स्टूडेंट्स? हमें इंफॉर्मेशन दी पहले तो भाई कि आपका जो शुगर प्रोडक्शन था वो कितना कितना हुआ, ठीक है। उसके बाद में हमें बताया कि जो टेक ऑफ था शुगर का, ठीक है, मतलब जो वही फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ दिसंबर 2001 एंड 2000 पर जो टेक ऑफ किया गया था शुगर का वो कितना था, तो वो 2001 में था 2,83,000 टन। किस चीज के लिए? आपके इंटरनल कंजम्पशन के लिए, ठीक है, और 41,000 टन एक्सपोर्ट्स के लिए, ठीक है। और अगर उसका कंपैरिजन में 2000 से करूं तो 2000 में कितना था? 1,54,000 टन इंटरनल कंजम्पशन के लिए और एक्सपोर्ट्स के लिए कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमारे पास में गिवन है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दी हमें। अब हमसे कुछ 3 क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। पहला क्या है भाई? प्रेजेंट द डेटा इन टेब्यूलर फॉर्म, ठीक है। ये जो सारी चीजें अभी हमने पढ़ी इसे क्या करना है? इसे टेब्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है, ओके। तो चलो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम हमारा यही वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो फर्स्ट वाला है कि प्रेजेंट दी डेटा इन टेब्यूलर फॉर्म, ठीक है। तो हम इसे टेब्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स टेब्यूलर प्रेजेंटेशन क्या होगा भाई इस पर्टिकुलर डेटा का? तो शुगर प्रोडक्शन इन टर्न्स ऑफ टेकन फ्रॉम इंटरनल कंजम्पशन, एक्सपोर्ट्स एंड स्टॉक, शुगर मिल्स इन इंडिया 2000 एंड 2001। ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा टाइटल, ठीक है। इस पूरे टाइटल में हमने सब लिख दिया भाई कि शुगर प्रोडक्शन कितना है टर्न्स में, ठीक है, और वो ऑफ टेकन कहाँ के लिए लिया गया? इंटरनल कंजम्पशन, एक्सपोर्ट्स और स्टॉक के लिए। स्टॉक जो हमारा शुगर मिल्स में ही रखा गया इन इंडिया, कौन से ईयर में? 2000 एंड 2001 में, ठीक है। अब हमने 3 कॉलम्स ड्रॉ किए, क्या नेम दिया उसे? एक हुआ हमारा शुगर मिल रिपोर्ट, ठीक है। फिर जो सेकेंड वाला है वो क्या हुआ? दिसंबर 2000 फर्स्ट फोर्टनाइट, ठीक है। और जो थर्ड है वो क्या हुआ हमारा? दिसंबर 2001 फर्स्ट फोर्टनाइट, ठीक है। हमारे पास में यही इंफॉर्मेशन है भाई, दिसंबर 2000 के बारे में बताया गया है और दिसंबर 2001 के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अब शुगर मिल की रिपोर्ट क्या क्या बोल रही है हमें, ठीक है। तो ऑफ टेकन फ्रॉम फैक्ट्रीज, कितना टोटल ऑफ टेक हुआ है, ठीक है, कितना टोटल लिया गया है फैक्ट्रीज में से। तो भाई जो दिसंबर 2000 फर्स्ट फोर्टनाइट की अगर बात करें तो उसमें था भाई हमारा 1,54,000, ओके। और जो दिसंबर 2001 है उसमें कितना था? 2,83,000, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। फिर एक्सपोर्ट्स के लिए कितना लिया गया? तो दिसंबर 2000 में एक्सपोर्ट्स के लिए कुछ भी नहीं लिया गया था, है ना। और दिसंबर 2001 में कितना लिया गया था स्टूडेंट्स? 41,000, ठीक है। 41,000 कहाँ के लिए लिया गया था? दिसंबर 2001 के लिए। देन स्टॉक में कितना रखा हुआ है, ओके। तो स्टॉक कहाँ से पता चला? स्टॉक हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन स्टॉक हमें पता चल गया कि कितना होगा। कैसे पता चला स्टूडेंट्स? बिकॉज ये टोटल प्रोडक्शन गिवन है, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया फिल, ये हो गया फिल, ओके। सिर्फ एक ही हमारी रो बच रही है ये वाली, तो वो स्टॉक क्या हो सकता है भाई? इनको ऐड करके इसमें से डिडक्ट कर दो, राइट। ये ऐड करके इसमें से डिडक्ट कर दो तो जितना भी आएगा वो क्या आ जाएगा? वो हमारा स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। तो स्टॉक में कितना है भाई? 2,24,000 फॉर दिसंबर 2000 एंड 63,000 फॉर दिसंबर 2001, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ हमारा? टोटल प्रोडक्शन हुआ 3,78,000 एंड 3,87,000, ठीक है। जो हमें टेक्सचुअल फॉर्म में गिवन थी ये सारी इंफॉर्मेशन, उसे हमने क्या किया? उसे हमने टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा कि भाई एक जो भी एक टेक्सचुअल फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं टैबुलर फॉर्म में, ओके। तो यहाँ पे क्या कंप्लीट हुआ? हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? सपोज यू वर टू प्रेजेंट दीज डेटा इन डायग्रामेटिक फॉर्म, विच ऑफ द डायग्राम्स वुड यू यूज एंड प्रेफर, ठीक है। अब हमें ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए
कि आप जो है इस पर्टिकुलर डेटा को डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप कौन सा डायग्राम यूज करोगे और क्यों यूज करोगे, ठीक है। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमें बोल रहा है प्रेजेंट दीज डेटा डायग्रामेटिकली, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमें बोल रहा है कि आपको डायग्रामेटिकली बताना है ये जो पर्टिकुलर आपका डेटा है उसे, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं हमारा सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकेंड वाला क्या है कि कौन सा डायग्राम आप यूज करने वाले हो, ठीक है, और क्यों करने वाले हो। तो क्या है स्टूडेंट्स, वी कैन यूज सब डिवाइडेड बार डायग्राम to present the given data as it shows the division of sugar production into different parts of take from factories, exports and balance as stock, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें एक ही उस पर्टिकुलर जो ऑफ टेक है उसके तीन हम बोल सकते हैं कि डिविजन्स हैं, राइट। तो उन तीन डिविजन्स को शो करने के लिए हम कौन सा डायग्राम यूज कर सकते हैं, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है। जो सब डिवाइडेड बार डायग्राम है वो हमें टोटल प्रोडक्शन भी दिखा देगा, ओके, एंड वो जो तीन डिविजन्स है हमारे कि भाई किस चीज के लिए ऑफ टेक हुआ है आपका, फैक्ट्री के खुद के यूज के लिए, ओके, इंटरनल कंजम्पशन के लिए, स्टॉक के लिए या एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो वो डिवीजन भी हमें बहुत क्लियरली शो हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कौन से डायग्राम का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स का, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था वो क्या था कि भाई आप डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करो आपके डेटा को, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि हमारे लिए सब डिवाइडेड बार डायग्राम बेस्ट डायग्राम है, राइट। तो हमने क्या किया, हमने हमारा जो पूरा टेबल था उसे कन्वर्ट कर दिया किसमें, डायग्राम में, ठीक है। देखो हमने सबसे ऊपर क्या लिखा, हमारी क्या लिखी, टाइटल, ठीक है। क्या है टाइटल भाई, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन रिपोर्ट शुगर प्रोडक्शन ऑफ टेक फॉर इंटरनल कंजम्पशन एक्सपोर्ट एंड स्टॉक इन शुगर मिल्स इन इंडिया 2000 एंड 2001, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो है हमारी टाइटल, यही टाइटल कहाँ था, हमारे टेबल के ऊपर, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में भाई स्केल बता दो, ठीक है। तो स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 50,000 टर्न्स, ठीक है। ये 50,000 से डिफरेंस दिख रहा है, तो ये 50,000 टर्न्स बता रहा है भाई हमारा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने किस चीज का यूज किया है, इंडेक्स का यूज किया है। इंडेक्स का यूज क्यों किया है, बिकॉज ये है हमारा सब डिवाइडेड बार डायग्राम, यहाँ पर हमने डिफरेंट कलर को यूज किया है डिफरेंट चीजों को शो करने के लिए, ठीक है, इसलिए हम इंडेक्स भी बताएंगे, ठीक है। तो 2000 की जो अगर हम 2000 की बात करें तो देखो 2000 में जो है हमारा ब्लू वाला, दैट इज ब्लू किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑफटेक, ठीक है। तो ये कुछ पोर्शन जो है वो हमारा ऑफटेक का है, ठीक है। और उसके ऊपर ये वाला पोर्शन आई गेस शायद ही आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैंने वो ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। जो सबसे लाइट वाला पोर्शन है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा स्टॉक, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये वाला जो पार्ट है हमारा एक्सपोर्ट वाला, राइट, वो मिसिंग है। मिसिंग क्यों है, बिकॉज 2000 में एक्सपोर्ट्स 0 थे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिविजन्स हुए, ठीक है। फिर 2011 में हम देखें तो ये जो डार्क वाला पार्ट है यहाँ तक, ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा ऑफटेक फॉर इंटरनल कंजम्पशन, ठीक है। फिर उसके बाद में इससे जो थोड़ा सा लाइट वाला शेड है वो कौन सा हुआ हमारा, वो हुआ हमारा एक्सपोर्ट्स के लिए, ठीक है। और फिर जो एकदम ही लाइट वाला शेड है ये वाला पर्टिकुलर, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा स्टॉक, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है इसके थ्रू हमारी जो पूरी इंफॉर्मेशन थी वो रिप्रेजेंट हो गई है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर होगा कि भाई कैसे हमें किसी भी एक टेक्सचुअल फॉर्म में अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसे कैसे टेबल में कन्वर्ट करना होता है एंड देन ऐसे कुछ डायग्राम्स में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। आई होप कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, ठीक है। फिर अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो हमारा क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग टेबल शोज द एस्टिमेटेड सेक्टरल रियल ग्रोथ रेट्स परसेंटेज चेंज ओवर द प्रीवियस ईयर इन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये क्या है भाई, ये एक हमारे पास में इंफॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट्स। इस इंफॉर्मेशन में हमें बताया गया है
कि जो आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है वो कितना है, कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। ये पर्टिकुलर हमारे 3 सेक्टर्स गिवन है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, ठीक है। और ये हमारे पास में ईयर्स गिवन है, ठीक है। और ये क्या गिवन है, ये हमारे चेंजेस गिवन है कि कितने चेंजेस हो रहे हैं आपके ईयर ऑन ईयर आपके जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है। जीडीपी मतलब जो आपका नॉर्मल जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो हम बताना चाहते हैं, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द डेटा एज मल्टीपल टाइम सीरीज ग्राफ। हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स, मल्टीपल टाइम सीरीज ग्राफ के थ्रू। ओके, टाइम सीरीज ग्राफ कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स, एक जो लाइन ग्राफ होते हैं हमारे, राइट, इस काइंड के, ये ऐसे वाले जो ग्राफ्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज ग्राफ बोलते हैं। और वो टाइम से रिलेटेड होते हैं, कब ऑकर हो रहा है कोई भी एक चीज या कोई भी एक हम बोल सकते हैं हमारा वेरिएबल कब ऑकर हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे टाइम सीरीज ग्राफ फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो हमें इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को टाइम सीरीज ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स इसका, 3 कर्व्स विल बी ड्रॉ, 3 कर्व ड्रॉ करे जाएंगे। क्यों, बिकॉज हमारे पास में 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। टाइम दैट इज ईयर इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस, जो हमारा टाइम है उसे हम कहाँ पे लेंगे, उसे हम एक्स एक्सिस पर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हम जब टाइम सीरीज ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो टाइम होता है उसे हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं, ठीक है। इन एंड ग्रोथ रेट इन परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज ऑन दी वाई एक्सिस, ठीक है। ग्रोथ रेट ली हमने भाई परसेंटेज में, किस चीज की, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की, इंडस्ट्री की और सर्विसेज की, हमारे वाई एक्सिस पर, ठीक है। अब जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट्स उसे हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हमने टाइम ले लिए यहाँ पे, 94, 95, 95, 96, 96, 97, 97, 98, 98, 99, 99 एंड 2000, ठीक है। ये जो है हमने हमारे टाइम जो है वो प्लॉट कर दिए सबसे पहले, ओके। और इसी के साथ में स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा टाइटल, ठीक है। दैट इज क्या, टाइम सीरीज ग्राफ शोइंग एस्टिमेटेड सेक्टोरल ग्रोथ रेट इन परसेंट ऑफ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा टाइटल, ठीक है। फिर उसके बाद में ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा स्केल, ठीक है। स्केल क्या बता रहा है हमें, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 ईयर ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर 1 ईयर है, राइट, तो ये जो है 1 ईयर जो है वो हमारा 1 सेंटीमीटर बता रहा है हमें, ठीक है। एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2% ग्रोथ रेट। यहाँ पर क्या ग्रोथ रेट है स्टूडेंट्स, 2% हमारी ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो ये ग्रोथ रेट 2% से चेंज, मतलब 2% का हम क्या बोल सकते हैं स्केल ले रही है, इसलिए वो क्या है भाई 1% इज इक्वल्स टू 2%, ठीक है। नाउ जो है स्टूडेंट्स हमारे पास में 3 चीजें हैं, ठीक है। एक है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, एक है इंडस्ट्री, एक है सर्विसेज। तो इसके लिए हमने क्या ड्रॉ किया, इसके लिए हमने ड्रॉ किया इंडेक्स, ओके। नाउ स्टूडेंट्स शायद इन सारी लाइंस में आप लोगों को ज्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को अभी डिफरेंट कलर यूज करके बता दूंगी सारा डिफरेंस। फिर भी आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आप लोगों को इंडेक्स का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, जो कि किसमें, रेड में, ओके, मैं रेड में उसे ड्रॉ कर रही हूं, ठीक। ये पर्टिकुलर क्या है स्टूडेंट्स, ये है हमारा एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ठीक है। अब मैं एक दूसरा कलर लूंगी भाई हमारे इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी इंडस्ट्री। देन एक होगा हमारा क्या, एक होगा हमारा सर्विसेज, ठीक है। आपको एक प्रॉपर इंडेक्स का यूज करना है तीनों चीजों को शो करने के लिए, ठीक है। एक तो तीनों जो हमारी लाइंस होंगी वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो जाए, ऐसी होनी चाहिए, और उसके बाद में प्रॉपर इंडेक्स का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन गिवन है, जब आप उसे प्लॉट करोगे ग्राफ पर तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखने वाला है, ओके।
कुछ भी नहीं करना है, बस जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है बस वो पॉइंट्स को उसके अकॉर्डिंग प्लॉट करते जाओ, आपका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये जो हम देख सकते हैं बेस लाइन के नीचे आ गई है हमारी रेड वाली लाइन, वो इसलिए बिकॉज आपकी नेगेटिव में है, आपका जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर है वो। ओके, ये दो प्लेसेस पर वो नेगेटिव में है, इसलिए वो नीचे आ रहा है। ओके, तो ये पर्टिकुलर होगा स्टूडेंट्स आपका ग्राफ। ठीक है, ये हो गया आपका टाइम सीरीज ग्राफ फॉर दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर होगा अच्छे से कि कैसे हमें ड्रॉ करना होता है। ओके, विद दिस स्टूडेंट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, कौन से चैप्टर के, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के। ठीक है, इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वो कंप्लीट होता है। ओके, अब हम इसके बाद वाले वीडियो में या इसके बाद में हम क्या करेंगे भाई, हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के लिए। उसमें हम पढ़ेंगे भाई मीन, मीडियन, मोड, सब कुछ। ठीक है, बहुत डिटेल में उसके सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ तक के हमने क्या कर लिया भाई, हमने हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए स्टैटिस्टिक्स के, एंड आई होप कि आप लोगों को चारों चैप्टर्स अच्छे से क्लियर है। ओके, एंड इस वीडियो की नोट्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।